कहानी की शुरुआत ग्रेसफील्ड नाम की एक बहुत ही सुंदर यतीम खाने से होती है। यह यतीम खाना चारों तरफ से खूबसूरत मैदानों और घने जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ रहने वाले बच्चे एक दूसरे को अपना सगा भाई बहन मानते हैं। उन सभी बच्चों की देखभाल करने के लिए एक औरत है जिसका नाम इजाबेला है। यहाँ के बच्चे इजाबेला को माँ कहकर बुलाते हैं। इजाबेला सभी बच्चों को बहुत अच्छी तरह पढ़ाती है और रोज उनका IQ टेस्ट लिया जाता है। इजाबेला का कहना है कि वो बच्चों को इसलिए पढ़ाती है ताकि जब बाहर की दुनिया से कोई फैमिली उन्हें अडॉप्ट करने आए तो वो बाहर अच्छे से जी सके। लेकिन इस यतीम खाने की दो चीजें बहुत ही अजीब हैं। पहली बात तो ये है कि यहाँ जितने भी बच्चे हैं उन सभी के गले पर एक नंबर का टैटू बना हुआ है। हर बच्चे की पहचान इसके इसी नंबर से होती है। दूसरी बात, यहाँ रहने वाला कोई भी बच्चा यतीम खाने के चारों तरफ लगी लकड़ी की फेंस को पार नहीं कर सकता। इसके अलावा वहाँ एक बड़ा सा मेन गेट भी है जिसके पास जाने की किसी को इजाजत नहीं है। इजाबेला बच्चों से कहती है कि बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है, इसलिए उन्हें इसी फेंस के अंदर रहना चाहिए और कभी बाहर जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यहाँ हमारी मुलाकात यतीम खाने के सबसे बड़े और होशियार बच्चों से होती है जिनके नाम एम्मा, नॉर्मन और रे हैं। दोपहर के वक्त ये सभी बच्चे मैदान में पकड़म पकड़ाई का गेम खेलते हैं। नॉर्मन अपने तेज दिमाग की वजह से जंगल में छुपे सभी बच्चों को बहुत आसानी से ढूंढ लेता है, यहाँ तक कि वो सबसे फर्तीली एम्मा को भी अपनी चाल में फंसा कर पकड़ लेता है। ये गेम असल में उन बच्चों की दिमागी और जिस्मानी वर्कआउट का एक हिस्सा है जिससे उनकी सोचने की सलाहियत बढ़ती है। यतीम खाने में एक खबर आती है कि कॉनी नाम की एक 6 साल की छोटी बच्ची को एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है। कॉनी बहुत ही मासूम लड़की है जो हमेशा अपने हाथ में एक खरगोश का टेडी बेयर रखती है जिसे वो अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती है। यतीम खाने का रूल है कि जो बच्चा एक बार यहाँ से अडॉप्ट होकर चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। शाम को कॉनी जाती है, सभी बच्चे बहुत उदास होते हैं। कॉनी रोते हुए सबसे वादा करती है कि वो बाहर की दुनिया में जाकर सबको लेटर जरूर भेजेगी। लेकिन यहाँ नॉर्मन और एमा सोचते हैं कि आज तक जितने भी बच्चे यहाँ से गए हैं किसी ने भी कभी कोई लेटर नहीं भेजा। इजाबेला कॉनी का हाथ पकड़कर उसे मेन गेट की तरफ ले जाती है। कॉनी के जाने की थोड़ी देर बाद एमा और नॉर्मन हॉल की सफाई कर रहे होते हैं। तभी एमा की नजर टेबल पर पड़ती है जहां कोनी का पसंदीदा टेडी बियर छूट गया था। एमा परेशान हो जाती है क्योंकि कोनी इस टेडी के बगैर कहीं नहीं जाती थी। तभी वहां रे आता है और कहता है कि मेन गेट की लाइट अभी भी जल रही है, जिसका मतलब कोनी अभी वहीं होगी। अगर तुम लोग जल्दी जाओ तो इसे ये टेडी बियर दे सकते हो। एमा और नॉर्मन जानते थे कि गेट के पास जाना मीन के खिलाफ है, फिर भी एमा और नॉर्मन हाथ में कोनी का वो टेडी बियर लेकर तेजी से मेन गेट की तरफ भागते हैं। जब वो गेट के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वहां एक बड़ा ट्रक खड़ा दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि कोनी शायद इसी ट्रक के अंदर होगी। नॉर्मन और एमा ट्रक के अंदर की तरफ झांकते हैं, लेकिन अंदर का नजारा देखते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं। ट्रक के अंदर कोनी की डेड बॉडी रखी हुई थी और उसके सीने पर एक लाल रंग का फूल रखा हुआ था। एमा डर के मारे कांपने लगती है और उसके हाथ से वो टेडी बियर भी वही जमीन पर गिर जाता है। तभी अचानक उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। नॉर्मन समझदारी दिखाता है और एमा का हाथ पकड़कर ट्रक के नीचे छुप जाता है। वहां वो देखते हैं कि दो बहुत ही भयानक और बड़े बड़े डीमंस आते हैं। वो दोनों राक्षस कोनी की बॉडी को ट्रक से निकालकर एक पानी से भरे कैप्सूल में डाल देते हैं। वहां वो राक्षस आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस जगह के इंसानों का मीट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है और उन बच्चों को सिर्फ हमारे खाने के लिए ही यहाँ पाला जाता है। उनकी बातें सुनकर एमा और नॉर्मन को पूरा सच समझ में आ जाता है कि उनका ये यतीम खाना असल में कोई अच्छी जगह नहीं बल्कि इंसानों का एक फार्म है जहाँ सभी बच्चों को डेमंस का खाना बनाने के लिए रखा गया है। तभी वहाँ माँ इजाबेला आ जाती है। वो उन राक्षसों से बहुत ही नॉर्मली बात करती है और वादा करती है कि अगली बार वो उनके लिए और भी इंटेलिजेंट बच्चा तैयार रखेगी, क्योंकि राक्षसों के यहाँ इंटेलिजेंट बच्चों का मीट सबसे बेस्ट माना जाता है। इसी बीच एक राक्षस को हवा में बच्चे की खुशबू आ जाती है। वो नीचे चेक करता है तो उसे जमीन पर कोनी का टेडी बियर मिलता है। राक्षस इसे उठाकर इजाबेला को दे देता है। इजाबेला टेडी को देखकर समझ जाती है कि कोई बच्चा यहाँ आया था। हालांकि एमा और नॉर्मन राक्षस के देखने से पहले ही वहां से भागकर सीधे जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में एमा बैठकर रोने लगती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी प्यारी इजाबेला एक बुरी इंसान है और वो जहाँ रहती है वो जगह कोई अच्छी जगह नहीं बल्कि इंसानों का एक फॉर्म है। नॉर्मन उसे शांत करता है और कहता है कि हमें उस यतीम खाने से भागना होगा। उस पर एमा कहती है, हम यहाँ से अकेले नहीं भागेंगे बल्कि यतीम खाने के बाकी सभी बच्चों को भी अपने साथ लेकर जाएंगे। नॉर्मन भी उसका साथ देने का वादा करता है। अगले दिन एमा और नॉर्मन यतीम खाने के माहौल में बिल्कुल नॉर्मल रहने की कोशिश करते हैं ताकि इजाबेला को उन पर कोई शक ना हो। दोनों चुपके से यतीम खाने की उस फेंस के पास जाते हैं। नॉर्मन एमा से कहता है, यहाँ से भागने के लिए हमें बहुत ही पक्की और मजबूत प्लानिंग करनी होगी। जब तक हमारा पूरा प्लान तैयार नहीं हो जाता तब तक हम बाकी बच्चों को इस सच के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, वरना सब डर जाएंगे। इसके बाद दोनों इस एरिया की जांच करने के लिए फेंस को पार करते हैं। जंगल के आखिर में पहुंचकर वो देखते हैं कि आगे एक बहुत ही ऊंची दीवार बनी हुई है। इस दीवार को बिना किसी मदद के पार करना नामुमकिन था। नॉर्मन समझ जाता है कि दीवार पर चढ़ने के लिए उन्हें यतीम खाने से कुछ मजबूत रस्सियों का इंतजाम करना होगा। दूसरी तरफ मैदान में खेल रहे बच्चे अचानक परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनमें से एक छोटी लड़की गायब हो गई थी। तभी माँ इजाबेला वहां आती
है और बच्चों को परेशान देखकर बिल्कुल नहीं घबराती। वो तुरंत अपनी जेब से एक अजीब सी घड़ी जैसी दिखने वाली मशीन निकालती है, इसकी स्क्रीन पर कुछ चेक करती है और सीधे जंगल की तरफ चली जाती है। सिर्फ कुछ ही सेकंड में इजाबेला इस खोई हुई लड़की को अपने साथ वापस ले आती है। ये देखकर एमा और नॉर्मन समझ जाते हैं कि इजाबेला ने सभी बच्चों के जिस्म में कोई सीक्रेट ट्रैकर लगाया हुआ है, जिसकी मदद से वो हर बच्चे की लाइव लोकेशन का पता लगा लेती है। यानी अब उनके लिए यहाँ से भागना और भी मुश्किल हो गया था। अगले दिन एमा और नॉर्मन फिर से जंगल में जाते हैं और एक खोखले पेड़ के अंदर कुछ रस्सियां छुपा देते हैं। इसी दौरान रे वहां आ जाता है और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है। रे उनसे सीधे पूछता है, आखिर तुम दोनों क्या छुपा रहे हो? नॉर्मन और एमा बिना कुछ छुपाए रे को इस रात का सारा सच और राक्षसों के फार्म वाली बात बता देते हैं। रे बहुत ही प्रैक्टिकल लड़का है, वो बिना किसी फालतू ड्रामे के उनकी बातों पर तुरंत यकीन कर लेता है और कहता है कि इस मिशन में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। उसके बाद वो तीनों आगे की रिसर्च करने के लिए यतीम खाने की लाइब्रेरी में जाते हैं। वहाँ रे उन्हें कुछ खास किताबें दिखाता है। उन सभी बुक्स पर एक आउल का स्टैंप लगा हुआ था और उसके चारों तरफ एक अजीब सा कोड लिखा हुआ था। जब वो तीनों मिलकर उस कोड को डिकोड करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि विलियम मिनर्वा नाम का कोई आदमी इस यतीम खाने की पूरी सच्चाई जानता है। उसने उन बुक्स के जरिए बच्चों के लिए सीक्रेट मैसेज छोड़े हैं कि सभी बच्चों को इस यतीम खाने से भाग जाना चाहिए। उस खुलासे से बच्चों को उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देती है। शाम के वक्त इजाबेला बच्चों को यतीम खाने के मेन हॉल में इकट्ठा करती है। वो सबको बताती है कि बच्चों की देखभाल में मदद करने के लिए आज से यहाँ एक नई असिस्टेंट आई है, जिसका नाम सिस्टर क्रोन है। क्रोन दिखने में काफी अजीब और डरावनी लग रही थी। उसे देखते ही एमा, नॉर्मन और रे थोड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब यतीम खाना में उन पर नजर रखने के लिए एक की जगह दो दो दुश्मन आ चुके थे, जिनसे बचकर भागना और भी मुश्किल होने वाला था। अगले दिन एमा, नॉर्मन और रे एक नई चाल चलते हैं। वो यतीम खाने के सभी बच्चों को इकट्ठा करते हैं और जंगल में पकड़ पकड़ाई का गेम खेलने लगते हैं। लेकिन इस बार ये तीनों इस गेम के जरिए बाकी बच्चों को छुपना और अपनी जान बचाकर भागना सिखा रहे हैं, ताकि भागने वाले दिन बच्चे पैनिक ना हो। इसी रात एमा, नॉर्मन और रे चुपके से मिलते हैं। नॉर्मन कहता है कि आज गेम के दौरान मैंने एक बात नोटिस की, हम जो भी प्लानिंग कर रहे हैं उसकी खबर इजाबेला को पहले ही लग जाती है। उसका मतलब साफ है, बच्चों के बीच ही कोई ऐसा बच्चा है जो इजाबेला का जासूस है और हमारी हर एक हरकत की रिपोर्ट इजाबेला को दे रहा है। जासूस का पता लगाने के लिए नॉर्मन एक तगड़ा प्लान बनाता है। वो अपनी एज के दो और बच्चों डॉन और गिल्डा को टीम में शामिल करने का फैसला करता है, जिन पर उन्हें शक था। नॉर्मन और एमा उन दोनों को यतीम खाने और राक्षसों का सच बताते हैं तो डॉन को उनकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। एमा रोते हुए कहती है कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, कोनी अब उस दुनिया में नहीं है। एमा की सच्चाई देखकर गिल्डा को उनकी बातों पर पूरा भरोसा हो जाता है, क्योंकि वो जानती थी कि एमा बच्चों से कितना प्यार करती है। उसके बाद डॉन भी मान जाता है। अब जासूस को रंगे हाथों पकड़ने के लिए नॉर्मन डॉन और गुल्डा को रस्सियां छुपाने की एक फर्जी जगह के बारे में बताता है। वो गुल्डा को बेड के नीचे और डॉन को सीलिंग के पीछे की जगह बताता है। वो देखना चाहता था कि इजाबेला को कौन सी जगह की खबर मिलती है। इसी रात यतीम खाने का एक अनजान बच्चा चुपके से इजाबेला के कमरे के दरवाजे से एक सीक्रेट नोट डालता है। उस नोट में लिखा था कि बच्चों ने रस्सियां कहाँ छुपाई हैं, और साथ ही ये भी लिखा था कि नॉर्मन एक बहुत ही चालाक और खतरनाक लड़का है। अगली सुबह नॉर्मन और एमा उस जगह को चेक करने जाते हैं जहां उन्होंने रस्सियों को छुपा कर रखा था। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि रस्सियां वहां से गायब थीं। अब क्योंकि इन रस्सियों की जगह के बारे में इनके अलावा सिर्फ डॉन और गुल्डा को ही पता था, इसलिए सारा शक इन दोनों पर ही चला जाता है। रे गुस्से में कहता है कि देखा, मैंने पहले ही कहा था कि इन दोनों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। डॉन या गुल्डा में से ही कोई एक इजाबेला का जासूस है। लेकिन तभी नॉर्मन बहुत ही शांति से मुस्कुराता है और कहता है कि नहीं, डॉन और गिल्डा में से कोई भी जासूस नहीं है। नॉर्मन बताता है कि असली जासूस कोई और है और उसने जानबूझकर तीसरी लोकेशन की जानकारी एक खास शख्स को दी थी। ये सुनकर रे चूक जाता है। नॉर्मन धीरे से उसकी तरफ देखकर कहता है कि असली जासूस तुम हो। रे चुप हो जाता है और सच्चाई कबूल कर लेता है कि वो शुरू से इजाबेला के लिए काम कर रहा था, क्योंकि वो अपनी जान बचाना चाहता था और अकेले भाग नहीं सकता था। रे आगे बताता है कि खुद को जिंदा रखने के लिए मैंने इजाबेला के सामने एक सौदा रखा। मैंने उससे कहा कि मैं बच्चों के बीच रहकर उसके लिए जासूसी करूंगा और बदले में वो मेरे अडॉप्शन का टाइम बढ़ा देगी। और रे कहता है कि मैं यहाँ से अकेले बाहर नहीं भाग सकता था, मुझे तुम्हारी जरूरत थी, इसीलिए मैंने खुद जानबूझकर कॉनी के उस टेडी बियर को टेबल पर छोड़ा था और तुम्हें हिंट दिया था कि मेन गेट की लाइट चालू है। मैं चाहता था कि तुम वहां जाओ और अपनी आंखों से फार्म का सच देख सको, ताकि तुम भागने का प्लान बनाओ और मैं तुम्हारे साथ यहाँ से निकल सकूं। रे की ये पूरी सच्चाई सुनकर नॉर्मन और एम्मा को बड़ा झटका लगता है, लेकिन वो जानते थे कि रे दिल का बुरा नहीं है, वो बस खुद को बचाना चाहता था।
एम्मा रे से कहती है कि भले ही तुमने जो किया वो गलत था, लेकिन हम आज भी तुम पर पूरा भरोसा करते हैं। उसके बाद वो दोनों रे को अपनी टीम से बाहर नहीं निकालते, बल्कि इजाबेला के सामने रे अब जासूसी का नाटक करेगा, लेकिन असल में वो उनकी सारी इंफॉर्मेशन नॉर्मन और एमएम को देगा। उसके बाद रे उन्हें अपने कमरे में ले जाता है और फर्श के नीचे बने एक सीक्रेट होल को दिखाता है। उस होल में रे ने इजाबेला से छुपाई हुई बहुत सारी चीजें रखी थी, जैसे कुछ गैस के कैन्स और एक खास गैजेट जो रे ने खुद अपने दिमाग से तैयार किया था। रे बताता है कि ये गैजेट बच्चों के शरीर में लगे ट्रैकर के सिग्नल को पूरी तरह ब्लॉक कर सकता है। इसी दौरान रे इजाबेला को शक में डालने के लिए उससे एक झूठ बोलती है कि माँ, एम्मा और नॉर्मन बहुत शातिर हो रहे हैं और वो आपके खाने में जहर मिलाने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन तभी इजाबेला कहती है, रे तुम्हारी जासूसी का काम बहुत अच्छा है, लेकिन रूल के मुताबिक कुछ ही महीनों बाद तुम्हें भी अडॉप्ट कर लिया जाएगा। यानी अब रे के मौत का समय भी तय हो चुका था। इजाबेला की बात सुनकर रे अंदर से पूरी तरह हिल जाता है, लेकिन वो अपने चेहरे पर डर नहीं आने देता और वहां से चुपचाप निकल जाता है। अगले दिन पांचों बच्चे अपनी नई रस्सियों का टेस्ट करने के लिए उस विशाल दीवार के पास जाते हैं। वो देखना चाहते थे कि रस्सी दीवार पर टिक पाएगी या नहीं, लेकिन जैसे ही वो दीवार के पास पहुंचते हैं, सिस्टर क्रोन वहां आ जाती है और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेती है। बच्चों को लगता है कि अब उनका खेल खत्म हो चुका है और क्रोन जाकर इजाबेला को सब कुछ बता देगी, लेकिन तभी क्रोन कुछ ऐसा करती है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। वो कहती है कि डरो मत, मैं इजाबेला को उस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मैं तो खुद तुम बच्चों की मदद करना चाहती हूँ ताकि तुम यहाँ से भाग सको। बच्चों को उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। तब क्रोन अपनी कॉलर हटाकर एक निशान दिखाती है। वो बताती है कि मेरी बॉडी के अंदर एक सीक्रेट चिप लगी हुई है। अगर कोई भी बच्चा मेरी सिक्योरिटी से भाग जाता है या मैं इजाबेला के खिलाफ जाती हूँ, तो उस यतीम खाने के हेडक्वार्टर्स वाले उस चिप के जरिए करंट देकर सीधे मुझे मार डालेंगे। क्रोन आगे बताती है कि वो उसी यतीम खाने में पली बड़ी है। वो इजाबेला को हटाकर खुद उस फॉर्म की मां बनना चाहती है ताकि अपनी जान बचा सके। उसी रात वो पांचों बच्चे सिस्टर क्रोन के कमरे में जाते हैं। वहां क्रोन उन्हें उस दुनिया का असली और सबसे खौफनाक कहानी सुनाती है। वो बताती है कि आज से करीब 1000 साल पहले इंसानों और डेमन्स के बीच एक बहुत ही भयानक जंग शुरू हुई थी, जिसमें दोनों तरफ के लाखों लोग मारे गए थे। उस तबाही को रोकने के लिए दोनों ग्रुप्स के बीच एक समझौता हुआ, जिसका नाम द प्रॉमिस रखा गया। इस प्रोसेस के मुताबिक इंसानों और राक्षसों ने अपनी दुनिया को दो अलग अलग हिस्सों में बांट लिया। राक्षसों ने वादा किया कि वो अब इंसानों की दुनिया में जाकर उन पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन उसके बदले में इंसानों को एक बहुत ही भयानक शर्त माननी पड़ी। शर्त ये थी कि राक्षसों को खाने के लिए इंसानी बच्चों की सप्लाई दी जाएगी। इसी शर्त को पूरा करने के लिए उस दुनिया में ग्रेसफील्ड जैसे कई सीक्रेट फार्म्स बनाए गए, जहां यतीम बच्चों को बहुत अच्छे माहौल में पाला पूसा जाता है। क्रोन आगे बताती है कि राक्षसों को जितना ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा खाने को मिलता है, उनका दिमाग इतना ही ज्यादा समझदार और ताकतवर होता जाता है। अगर वो इंसानी दिमाग नहीं खाएंगे तो वो जानवरों जैसे जंगली बन जाएंगे। इसी वजह से इजाबेला बच्चों को इतना ज्यादा पढ़ाती है और उनका रोज IQ टेस्ट लेती है। इसी बातचीत के दौरान बच्चे क्रोन से अपने अंदर लगे ट्रैकर के बारे में पूछते हैं। क्रोन बताती है कि सभी बच्चों के कानों के पीछे एक बहुत ही छोटा ट्रैकर लगाया गया है, जिससे इजाबेला अपनी घड़ी में सबकी लोकेशन देख सकती है। अब क्योंकि रे पहले ही इस ट्रैकर को ब्लॉक करने का गैजेट बना चुका था, इसलिए बच्चों के चेहरे पर कोई डर नहीं दिखता। बच्चों का ये कॉन्फिडेंस देखकर क्रोन समझ जाती है कि उन बच्चों को ट्रैकर को बेकार करने का तरीका मिल चुका है। अगले दिन क्रोन बच्चों के रूम में थी, तभी वहां इजाबेला आ जाती है। इजाबेला के हाथ में एक लेटर था। इजाबेला वो लेटर क्रोन के हाथ में थमा देती है और बताती है कि हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया है कि तुम्हें दूसरे यतीम खाने में मां की पोस्ट दी जा रही है, इसलिए तुम्हें उसी वक्त ग्रेसफील्ड हाउस छोड़कर जाना होगा। ये खबर सुनकर सिस्टर क्रोन को बड़ा झटका लगता है। वो अच्छी तरह जानती थी कि इजाबेला उसे प्रमोशन नहीं दे रही, बल्कि रास्ते से हटा रही है, क्योंकि इजाबेला को क्रोन की चालबाजी का पता चल चुका था। क्रोन समझ जाती है कि अब उसका बचना नामुमकिन है। यतीम खाने से निकलने से पहले क्रोन बच्चों की मदद करने के लिए एक स्पेशल पेन छोड़कर चली जाती है। जब क्रोन यतीम खाने के मेन गेट पर पहुंचती है, तो वहां उसकी मुलाकात इस पूरे सिस्टम की सुपरवाइजर से होती है, जिसे सभी लोग दादी कहकर बुलाते हैं। क्रोन अपनी जान बचाने के आखिरी मौका के तौर पर दादी को बताती है कि ग्रेसफील्ड के बच्चे बहुत होशियार हैं और वो यहाँ से भागने का प्लान बना रहे हैं। एस और इजाबेला उस बात को छुपा रही है, लेकिन दादी क्रोन की एक नहीं सुनती।
दादी कहती है कि इजाबेला मेरी सबसे पसंदीदा है और वो बच्चों को कभी भागने नहीं देगी। तभी अंधेरे कॉरिडोर से एक बहुत ही भयानक और बड़ा राक्षस बाहर निकलता है। क्रोन डर के मारे चलाने लगती है, लेकिन दादी के इशारे पर राक्षस क्रोन पर हमला कर देता है और उसे वही मार डालता है। सिस्टर क्रोन के जाने के बाद एमा और नॉर्मन बना वक्त गनवाए अपनी प्लानिंग के अगले हिस्से पर काम करना शुरू कर देते हैं। वो दोनों चुपके से उस विशाल दीवार की तरफ जाते हैं ताकि उस पर चढ़कर बाहर की दुनिया का रास्ता देख सकें। दूसरी तरफ रे अंदर रुकता है और इजाबेला को अपनी बातों में उलझाकर जा सके है ताकि उसका ध्यान दीवार की तरफ ना जाए। लेकिन इजाबेला उन बच्चों से कहीं ज्यादा चालाक थी। उसे रे की बातों पर पहले से ही शक था, इसलिए वो रे की बातों में नहीं आती और उसे खाली कमरे में लॉक कर देती है। कमरे में बंद रे को बचाने के लिए वहां डॉन आ जाता है। डॉन जल्दी से उस कमरे का दरवाजा तोड़ देता है और रे बाहर निकलता है। रे और डॉन दीवार की तरफ भागते हैं ताकि एम्मा और नॉर्मन को अलर्ट कर सकें, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इजाबेला सीधे उस दीवार के पास पहुंच जाती है और उन दोनों को डांटने लगती है। इजाबेला कहती है कि मैंने तुम्हें उस यतीम खाने में वो सब कुछ दिया जिसकी तुम्हें जरूरत थी, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, ढेर सारा प्यार और एक महफूज जिंदगी। फिर भी तुम लोगों ने यतीम खाने के सबसे बड़े नींव को तोड़ने की कोशिश की। तभी एम्मा इजाबेला को पीछे से किस कर पकड़ लेती है ताकि इजाबेला हल ना सके और नॉर्मन से कहती है कि नॉर्मन तुम रुकना मत, जल्दी से दीवार के ऊपर चढ़ जाओ और यहाँ से भाग जाओ। लेकिन इजाबेला की ताकत एम्मा की सोच से कहीं ज्यादा थी। वो पलक झपकते ही खुद को एम्मा की पकड़ से छिड़ाती है और गुस्से में एम्मा का पैर इतनी बेरहमी से मरोड़ती है कि उसका पैर वही टूट जाता है। एम्मा दर्द के मारे जमीन पर गिरकर चीखने लगती है। एम्मा की ये हालत देखकर नॉर्मन के कदम वही रुक जाते हैं। वो एम्मा को उस दर्दनाक हालत में छोड़कर अकेले भागने से साफ इनकार कर देता है। इजाबेला मुस्कुराती है और कहती है कि तुमने बिल्कुल सही फैसला किया। उसके बाद वो बताती है कि हेडक्वार्टर से ऑर्डर आ चुका है, कल नॉर्मन का अडॉप्शन होने वाला है, यानी कल उसका आखिरी दिन है और उसे डेमन्स के हवाले कर दिया जाएगा। इसी रात चारों बच्चे एक कमरे में इकट्ठे होते हैं। रे नॉर्मन से कहता है कि हमारे पास सिर्फ आज की रात है, हम कल सुबह ही तुम्हारे पैर में चोट लगने का नोटिस करेंगे या तुम्हें यतीम खाने के अंदर ही कहीं छुपा देंगे, जिससे तुम्हारा शिपमेंट रुक जाएगा। लेकिन नॉर्मन उनके इस प्लान के लिए साफ मना कर देता है। वो कहता है कि अगर मैं यहाँ से भागने की कोशिश करूंगा या छुपूंगा तो इजाबेला पूरे यतीम खाने को हाई अलर्ट पर डाल देगी, जिसके बाद बाकी बच्चों का यहाँ से भागना हमेशा के लिए नामुमकिन हो जाएगा। नॉर्मन भावुक होकर कहता है कि अगर मुझे अपने भाई बहनों और तुम दोस्तों की रक्षा करने के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं खुशी खुशी अपना जान दे दूंगा। अगली सुबह नॉर्मन बहुत ही खामोशी से अपना सामान पैक करने लगता है। तभी अलमारी के कोने में उसे वो सीक्रेट पेन मिलता है जिसे सिस्टर क्रोन ने जाने से पहले उनके लिए छुपा कर रखा था। नॉर्मन इस पेन को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि ये कोई मामूली पेन नहीं है, बल्कि उसके अंदर बाहर की दुनिया का कोई बहुत बड़ा राज या नक्शा छुपा हुआ है। वो इस पेन को चुपचाप अपनी जेब में रख लेता है। यतीम खाना छोड़ने से पहले नॉर्मन बाकी बच्चों को बना बताए चुपके से इस दीवार पर चढ़ जाता है। वो देखना चाहता था कि दीवार के उस पार की दुनिया कैसी है ताकि वो आखिरी बार अपने दोस्तों के लिए आगे का रास्ता साफ कर सके। लेकिन जैसे ही नॉर्मन दीवार के बिल्कुल ऊपर पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। दीवार के दूसरी तरफ कोई जमीन या रास्ता नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरी और विशाल खाई बनी हुई थी। उस खाई की गहराई इतनी ज्यादा थी कि अगर कोई वहां से नीचे गिरे तो उसका बचना नामुमकिन था। नॉर्मन समझ जाता है कि उस खाई को पार करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उन्हें उस खाई के ऊपर कोई रास्ता बनाना होगा जो सीधे राक्षसों की दुनिया से बाहर ले जाता है। नॉर्मन दीवार से नीचे उतरकर यतीम खाना वापस आता है। वो बिना किसी को भनक लगे एक कागज के टुकड़े पर उस नक्शे में लिखता है कि दीवार के बाहर गहरी खाई है, इसलिए तुम लोग सीधे कूदने की गलती नहीं करना। तुम्हें खाई को पार करने के लिए उस पुल को खोजना होगा जो इजाबेला के कंट्रोल रूम
के पास से जाता है। नॉर्मन इस नक्शे और सीक्रेट पेन को एम्मा के बिस्तर के नीचे छुपा देता है। शाम का वक्त होता है, अब नॉर्मन के जाने का वक्त आ चुका था। यतीम खाने के सभी बच्चे मीन हॉल में इकट्ठे होते हैं। छोटे बच्चों को लग रहा था कि नॉर्मन एक बहुत ही अच्छी फैमिली के पास जा रहा है, इसलिए वो खुश थे। लेकिन एम्मा और रे का रो रोकर बुरा हाल था। एम्मा टूटे हुए पैर के साथ नॉर्मन के पास जाती है और उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि वो जानती थी कि इस दरवाजे के बाहर जाते ही राक्षस नॉर्मन को मारकर खा जाएंगे। नॉर्मन एम्मा के आंसू पहुंचता है और मुस्कुराते हुए सबसे अलविदा कहकर इजाबेला के साथ मेन गेट की तरफ बढ़ जाता है। इजाबेला नॉर्मन को यतीम खाने जैसे उस खौफनाक गेट की तरफ ले जाती है। गेट के अंदर सीक्रेट कॉरिडोर में नॉर्मन को एक कमरे में ले जाया जाता है। वहां उसकी मुलाकात पीटर नाम के एक रईस आदमी से होती है। पीटर बहुत ही साफ सुथरे कपड़ों में था और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। पीटर नॉर्मन को समझाना शुरू करता है कि वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वो उस पूरी दुनिया में चल रहे ह्यूमन फार्मिंग यानी इंसानों को पालने और उन्हें डेमोन्स को खाना खिलाने वाले पूरे ऑपरेशन का लीडर है। पीटर नॉर्मन की समझदारी से बहुत इम्प्रेस था, इसलिए वो उसे उस यतीम खाने और बाहर की दुनिया के समझौतों के बारे में सारी चीजें डिटेल में बताने लगता है। नॉर्मन बहुत ही शांत होकर पीटर की आंखों में देखता है। वो कहता है कि तुम्हें मुझे ये सब चीजें डिटेल में बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि यहाँ मेरे साथ क्या होने वाला है और मैं यहाँ अपनी मर्जी से अपने दोस्तों को बचाने के लिए आया हूँ। पीटर उसकी यह हिम्मत देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन नीम तो नीम थे। तभी कमरे के पीछे से एक बहुत ही खौफनाक और बड़ा डेमन बाहर निकलता है और नॉर्मन की तरफ बढ़ता है और उसे वही खत्म कर देता है। दूसरी तरफ यतीम खाने के अंदर एम्मा का रो रो कर बुरा हाल था। नॉर्मन की जाने के गम में वो पूरी तरह टूट चुकी थी और अपने टूटे हुए पैर की वजह से वो बेड से हिल भी नहीं पा रही थी। इसी बीच इजाबेला एम्मा के कमरे में आती है और बहुत ही प्यार से उसका सर सहलाते हुए कहती है कि एम्मा, तुम उस यतीम खाने की सबसे होशियार लड़की हो। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ, लेकिन अब तुम्हें सच को कबूल कर लेना चाहिए। फिर इजाबेला कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम इस यतीम खाने की अगली माँ बनने की ट्रेनिंग शुरू कर दो। अगर तुम मेरी बात मान लेती हो तो तुम डेमन्स का खाना बनने से बच जाओगी और एक बहुत ही आलीशान और महफूज जिंदगी जी सकोगे। इजाबेला की ये बात सुनकर एम्मा अंदर से पूरी तरह से हिल जाती है। उसे समझ आता है कि माँ इजाबेला उसे भी अपने जैसी बनाना चाहती है, जो खुद बच्चों को मौत के मुंह में धकेलती है। दूसरी तरफ रे बहुत दुखी था। नॉर्मन उसका सबसे अच्छा दोस्त था और अब वो उस दुनिया में नहीं है। नॉर्मन के जाने के गम में वो दिन भर चुपचाप एक कोने में बैठा रहता है और किसी से बात भी नहीं करता। तभी एक शाम इजाबेला उसके पास जाती है और उसके चेहरे की उदासी को देखकर मुस्कुराती है। वो रे से कहती है कि रे, तुम्हारा जासूसी का काम अब खत्म हो चुका है, क्योंकि अडॉप्शन के लिए अगला नंबर तुम्हारा है। कुछ ही दिनों में तुम्हारा शिपमेंट होने वाली है, इसलिए अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन ये सुनकर रे के चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। उसने मन ही मन कुछ ऐसा तय कर लिया था जो पूरे यतीम खाने को हिलाकर रख देने वाला था। आखिरकार कुछ दिनों बाद वो रात आ ही जाती है जो रे की यतीम खाने में आखिरी रात होने वाली थी। रात के सन्नाटे में रे यतीम खाने के डाइनिंग हॉल में अकेला बैठा हुआ था। तभी वहां एम्मा आती है। एम्मा का पैर अब काफी हद तक ठीक हो चुका था। एम्मा रे के पास जाकर कहती है, रे, हमारे पास अब भी मौका है, हम यहाँ से भाग सकते हैं। मेरे पास यहाँ से भागने का एक बहुत ही बेहतरीन प्लान है। लेकिन रे उसकी बात को बीच में ही काट देता है और कहता है कि एम्मा, अब बहुत देर हो चुकी है। नॉर्मन के जाने के बाद मैंने भागने की सारी उम्मीदें छोड़ दी हैं, लेकिन मैं उन डेमन्स का खाना बनकर अपनी जिंदगी खत्म नहीं करूंगा। मैंने अपने लिए एक अलग ही प्लान तैयार किया है। उससे पहले कि एम्मा कुछ समझ पाती, रे माचिस की तेली जलाकर खुद के कपड़ों पर फेंक देता है। देखते ही देखते
आग रे को अपनी चपेट में ले लेती हैं और पूरे कमरे में धुआं फैलने लगता है। एम्मा ये खौफनाक नज़ारा देखकर बुरी तरह चिल्लाने लगती है। ओटक की लिपटों और एम्मा के रोने की आवाज़ सुनकर इज़ाबेला पागलों की तरह दौड़ती हुई डाइनिंग हॉल की तरफ आती है। जैसे ही वो कमरे का नज़ारा देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। पूरा कमरा आग की चपेट में था। एम्मा रोते होते हुए कहती है कि माँ देखो, रे ने खुद को आग लगा ली है, वो उस आग के अंदर है। इज़ाबेला बुरी तरह घबरा जाती है। वो अपनी जेब से वही घड़ी जैसी मशीन निकालती है ताकि रे के ट्रैकर की लोकेशन देख सके। स्क्रीन पर रे का सिग्नल इसी आग के ठीक बीचों बीच दिखाई दे रहा था। इज़ाबेला को पक्का यकीन हो जाता है कि रे आग के अंदर ही जल रहा है। इज़ाबेला बिना कोई वक्त गवाई कमरे में रखी आग भजाने वाली गैस उठाती है और पागलों की तरह अस्क को काबू करने में लग जाती है। लेकिन जैसे ही इज़ाबेला का ध्यान आग बुझाने पर जाता है, एम्मा चुपके से वहां से गायब हो जाती है। जब इज़ाबेला पीछे मुड़ती है तो देखती है कि एम्मा वहां नहीं थी। सिर्फ इतना ही नहीं, जब वो फर्श को ध्यान से देखती है तो उसे वहां खून की कुछ बूंदें और एक कटी हुई इंसानी खाल का टुकड़ा दिखाई देता है। ये देखते ही इज़ाबेला को समझ आ जाती है कि बच्चों ने उसके साथ धोखा किया है। अब इज़ाबेला को समझ चुकी थी कि रे मरा नहीं है, बल्कि ये सब उसे धोखा देने के लिए किया गया था। यहाँ कहानी में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। असल में जब नॉर्मन एम्मा बिस्तर के नीचे जो नक्शा और सीक्रेट नोट छोड़ा था, उसमें एक बहुत ही पक्की प्लानिंग लिखी हुई थी। नॉर्मन जानता था कि रे खुद को आग लगाने की सोच रहा है, इसलिए नॉर्मन ने नोट में एम्मा को समझाया था कि रे की उस जिद को ही हमें अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना होगा। नॉर्मन के जाने के बाद एम्मा ने वो सीक्रेट नोट चुपके से डॉन और गिल्डा को दिखा दिया था। पिछले कुछ दिनों से जब एम्मा अपने पैर की चोट की वजह से बिस्तर पर होने का नाटक कर रही थी, तब डॉन और गिल्डा बाकी बड़े बच्चों के साथ मिलकर यतीम खाने के अंदर ही भागने की पूरी तैयारी कर रहे थे। उस पूरे प्लान की खबर रे को भी नहीं थी, क्योंकि रे पर इज़ाबेला 24 घंटे नजर रखती थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। असल में जब रे डाइनिंग हॉल में खुद पर तेल छिड़क कर आग लगाने जा रहा था, तब एम्मा ने आखिरी पुल में रे को पीछे खींच लिया था। उसके बाद एम्मा ने एक तेज चाकू निकाला और बहुत ही फिरती से रे के कान के पीछे कट लगाकर उस सीक्रेट ट्रैकर को शरीर से बाहर निकाल दिया। यही वजह थी कि वहां जमीन पर खून और खाल का टुकड़ा गिरा था। एम्मा ने उस कटे हुए ट्रैकर को और रे के कुछ पुराने कपड़ों को आग में डाल दिया था, ताकि इज़ाबेला की मशीन में यही देखा कि रे आग के अंदर ही मौजूद है। उस तरह इज़ाबेला आग बुझाने में उलझ गई और बच्चों को वहां से निकलने का पूरा मौका मिल गया। उसके बाद एम्मा ने चाकू से अपने कान का ट्रैकर भी बाहर निकाल फेंका और रे को लेकर सीधे जंगल की तरफ भाग निकली। भागते हुए रे हैरान होकर एम्मा से पूछता है कि लेकिन बाकी बच्चों का क्या होगा, हम उन्हें यही छोड़ रहे हैं। तब एम्मा मुस्कुराते हुए कहती हैं कि नहीं रे, डॉन और गिल्डा ने पहले ही सभी बड़े बच्चों के ट्रैकर निकाल दिए हैं और वो सब दीवार की तरफ बढ़ चुके हैं। लेकिन हम 4 साल से छोटे बच्चों को अपने साथ नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि वो इतनी गहरी खाई को पार नहीं कर पाएंगे। मैंने यतीम खाने के सबसे समझदार छोटे बच्चे फील को पूरा सच बता दिया है और उससे वादा किया है कि हम 2 साल के अंदर वापस आएंगे और उन सभी छोटे बच्चों को यहाँ से ले जाएंगे। उधर इज़ाबेला लाइटें उठाती है और अकेले ही रात के अंधेरे में बच्चों का पीछा करने के लिए जंगल की तरफ दौड़ पड़ती है। उधर सभी बच्चों के कानों से ट्रैकर निकाले जा चुके थे, इसलिए अब वो पूरी तरह आजाद होकर बिना किसी सराख के आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही देर में सभी बच्चे दौड़ते हुए उस ऊंची दीवार के पास पहुंचकर रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो दीवार के नीचे देखते हैं, बाकी बच्चों के होश उड़ जाते हैं। नॉर्मन ने अपने नक्शे में जो लिखा था वो बिल्कुल सच था। दीवार के ठीक दूसरी तरफ एक बहुत ही गहरी और भयानक खाई बनी हुई थी, जिसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा थी। उतनी गहरी खाई को कूदकर पार करना किसी भी बच्चे के लिए बिल्कुल नामुमकिन था। लेकिन डॉन अपनी पूरी ताकत से उस रस्सी को हवा में लहराता है और खाई की दूसरी तरफ एक पेड़ की टहनी पर फंसा देता है।
एक एक करके बच्चे अपनी कमर में हैंगर्स को फंसाते हैं और उस रस्सी के सहारे खाई की दूसरी तरफ जाने लगते हैं। देखते ही देखते ज्यादातर बच्चे बहुत ही समझदारी और फुर्ती से उस खौफनाक खाई को पार करके दूसरी तरफ की पहुंच जाते हैं। अब दीवार पर सिर्फ एम्मा अकेली बची हुई थी। वो जैसे ही दूसरी तरफ जाने के लिए रस्सी पकड़ती है, तभी वहां इज़ाबेला आ जाती है। इज़ाबेला एम्मा को कहती है कि रुक जाओ, एम्मा आगे मत बढ़ना, तुम लोग इस बाहर की खतरनाक दुनिया में कभी जिंदा नहीं रह पाओगे। इज़ाबेला को अपने ठीक सामने देखकर एम्मा एक पुल के लिए घबरा जाती है, लेकिन वो फौरन खुद को संभालती है। उसकी आंखों में इज़ाबेला के लिए अब कोई डर नहीं था। एम्मा कहती है, अलविदा माँ, अब हम बाहर की दुनिया में अपनी किस्मत खुद तय करेंगे। ये कहते ही है एम्मा बिना कोई वक्त गवाई रस्सी को पकड़ती है और बहुत ही फिरती से छुप लाइन के सहारे उस गहरी खाई को पार करके दूसरी तरफ पहुंच जाती है। एम्मा के पहुंच जाते ही डॉन फौरन चाकू से उस रस्सी को काट देता है। इज़ाबेला के पास उन तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। दीवार पर खड़ी इज़ाबेला खाई के उस पार खड़े बच्चों को देखती है। वो चाहती तो अलार्म बजाकर हेडक्वार्टर से डेमन्स की फौज बुला सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। बच्चों को उस कामयाबी और एम्मा की हिम्मत को देखकर इज़ाबेला का दिल पिघल जाता है। उसे अपना वो बचपन याद आ जाता है जब वो खुद उस फार्म से भागने का सपना देखती थी, लेकिन डर के मारे नहीं भाग पाई थी। इज़ाबेला के चेहरे पर ही मुस्कान आती है और वो उन बच्चों को कहती है कि जाओ बच्चों, अपनी जिंदगी जील और हमेशा खुश रहना। उसके बाद इज़ाबेला वापस यतीम खाने लौट आती है। वो यतीम खाने के बाकी छोटे बच्चों को गले लगा लेती है और उनके साथ वही रुक जाती है। दूसरी तरफ सुबह की पहली किरण के साथ सभी बच्चे जंगल को पार करके एक बेहद खूबसूरत और खुली जगह पर आ जाते हैं। तभी एम्मा अपनी जेब से नॉर्मन का दिया हुआ वो सीक्रेट पेन निकालती है। जैसे ही वो उस पेन का बटन दबाती है, हवा में एक होलोग्राम स्क्रीन चालू हो जाती है। स्क्रीन पर बाहर की दुनिया का एक पूरा डिजिटल नक्शा उभर आता है और साथ ही विलियम मनरोवा का एक आखिरी मैसेज दिखाई देता है, जिसमें लिखा था, यतीम खाने से बाहर की दुनिया में तुम्हारा वेलकम है। उगे का रास्ता मुश्किल है, लेकिन उम्मीद मत छोड़ना। एम्मा और रे एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। भली नॉर्मन ओज उनके साथ नहीं था, लेकिन उसके बनाए प्लान की बदौलत ओज ये लोग जिंदा और आजाद थे। एम्मा आगे बढ़ती है और सभी बच्चों का हाथ थामकर कहती है, ये हमारी नई शुरुआत है। कहानी के लास्ट में हमें पता चलता है कि इज़ाबेला बॉयफ्रेंड था और इज़ाबेला प्रेग्नेंट थी, जिसका बच्चा बचपन में से अलग हो गया था और वो उसी गम में उन बच्चों की मां बनकर रहती थी। इज़ाबेला का बच्चा कोई और नहीं बल्कि रे था। रे जब पेड़ के नीचे सॉन्ग गुनगुनाता था, वहीं जब इज़ाबेला प्रेग्नेंट थी तब वो भी वही सॉन्ग गुनगुनाता थी। और इज़ाबेला बच्चों को भगाने का सारा कसूर अपने आप पर लिए लेती हैं और दादी उसको उन राक्षस के हवाले कर दी है। और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दी और लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा।